नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एनकेएस बायोलॉजी परिवार में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, जहां पर हम लोग आप लोगों का आज स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक। इससे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आप लोगों ने आगे के वीडियोज़ जो थ्योरी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं वो कंप्लीट कर ली होगी। मैं आपको यहाँ पर पहले थ्योरी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो आज है हम पढ़ेंगे किसके बारे में। हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट एंड सेल बायोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, नॉट ओनली लैब असिस्टेंट, बाकी सब एग्जाम में जहाँ बायोलॉजी आती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ सिलेबस जो दिया हुआ है। सिलेबस में इन्होंने जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, कोशिका संरचना किसकी, असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय की। सेल थ्योरी के बारे में दिया और सेल डिवीजन दिया हुआ है। सेल डिवीजन अपना नेक्स्ट चैप्टर रहता है। यहाँ सेल के बारे में बात करें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सजीव हैं, उसका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, चाहे वो एक कोशिकीय है चाहे वो बहुकोशिकीय है। तो बस इसमें यही लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव के बारे में। जैसे कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जो एक कोशिकीय होता है वो अपनी सारी मूलभूत क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करता है। सबसे पहले कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये कौन सी कोशिका थी बेटा, मृत कोशिका। मतलब ये सेल वॉल की डिस्कवरी हुई थी। सेल जो लिविंग थी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक ने। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये पादप कोशिका है। पादप कोशिकाओं का एक अभिलक्षण है कि उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, और जंतुओं में क्या होता है, कोशिका झिल्ली सबसे बाह्य मेम्ब्रेन होती है। अब एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, क्योंकि अच्छे माइक्रोस्कोप आए तभी कोशिका की संरचनाओं के बारे में अच्छे से पता चल पाया। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत बात करते हैं, किसने दिया है, स्लीडेन एंड स्वान ने। स्लीडेन ने किस पर काम किया था, पादपों पर, और कब किया था, 1838 में। इसी प्रकार से 1839 में एक वैज्ञानिक थियोडोर ने किस पर काम किया था, जंतु कोशिकाओं पर। तो दोनों ने अलग अलग, इसने पादप कोशिका पर काम किया और इसने जंतु कोशिका पर। और इन्होंने ये भी बताया कि बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे हम जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इसके बाद एक कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना हुई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्लीडेन एंड स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो हमारा क्वेश्चन वाला पॉइंट यहां से आता है कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855, एनसीईआरटी का सन है याद रखना 1855, रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और ये वाला जो सन है इस बार अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, 1855 याद रखना। और इन्होंने एक टर्म दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, स्लाइडेन एंड स्वान की कल्पना को संशोधित करते हुए। ओमनिस सेलुला ई सेलुला पूछ सकते हैं किसने दिया है, ये दिया है रुडोल्फ विर्चो ने। और इसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप ही हुआ है। आगे इस सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट हैं, इस सिद्धांत के अंदर कुछ पॉइंट सम्मिलित हैं। पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं विभाजन के द्वारा। एक जीव की जितनी भी गतिविधियां या उसके घटक हैं कोशिकाओं की अंतरक्रिया व उनका सकल परिणाम होते हैं। यहां पर हम बात करें एक सेल का ओवरव्यू, समग्र अवलोकन की बात करें तो कोशिका के बाहर सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक।
केंद्रक से लगी हुई संरचना होती है अंतःप्रदेवी जालिका, जिसे हम बोलते हैं ER। यहीं पर इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर इसके पास में स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, और इसका जो द्रव होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव, और इस कोशिका द्रव में ही क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक नहीं, एक यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। प्रोकैरियोट हम आगे बताएंगे। देखो, एक प्रारूपी पादप कोशिका जिसमें सबसे बाह्य क्या सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट, जिसमें नहीं होता उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। और अर्ध तरल द्रव्य मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसमें प्रमुख क्या होता है, कोशिका क्रियाओं का स्थल होता है कोशिका द्रव्य, और जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर वाला पार्ट है इसमें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली में युक्त संरचनाएं भी मिलती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जिकाए और लाइसोसोम के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, रसदानी के चारों ओर भी एक ही मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, याद रखना। लेकिन राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गन है जो झिल्ली रहित है और दोनों में मिलता है, किसमें, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में मिलता है। अब प्रोकैरियोट में तो कौन सा क्लोरोप्लास्ट मिलता है, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम मिलता है, 70S राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोट में कौन सा मिलता है, 80S राइबोसोम मिलता है। इसके अलावा राइबोसोम हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, और यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये क्या बनाता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्र जैसे अंगक मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली याद रखना कि पादप कोशिकाओं में तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिकाओं में स्पेशली तारक केंद्र मिलता है, और वो क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, और वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आकार या माप के आधार पर देखें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO प्लूरोनिमोनालाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास दिया हुआ है कितना, 7 माइक्रोमीटर, और तंत्रिका कोशिका सी होती है सबसे लंबी। ये डायग्राम कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिका RBC गोल व उभयाउतल होती है, मतलब इसमें केंद्रक एक तो नहीं होता। दूसरा, WBC की कोई शेप फिक्स नहीं होती, अमीबीय होती है। तीसरी होती है इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं, कॉलम जैसी, और यहाँ पर होता है इनमें केंद्रक, नीचे केंद्रक होता है यहाँ पर, इसलिए स्तंभाकार होती है। तंत्रिका कैसी होती है, तंत्रिका कोशिका यहाँ पर शाखित और लंबी होती है। ब्रैकेट्स दीर्घीकृत संरचना है जो जल का संवहन करती है। पर्ण मध्योदक कोशिकाएं कैसी हैं, गोलाकार होती हैं, जिसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। अब हमारे पास आ गई एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल बैक्टीरिया कम्स इन अ प्रोकैरियोट, एंड शैवाल भी कुछ यहाँ दिए हुए होंगे। जीवाणु जैसे कि नीलहरित शैवाल BGA, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनालाइक ऑर्गेनिज्म में PPLO। इस डायग्राम को हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, कुछ संरचनाएं जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेम होती है। सबसे बाहर इसमें कुछ जो बाहरी आवरण होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर दूसरी लेयर होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल, और तीसरी लेयर जो होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसे, सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, मिडिल वाली तो सेल वॉल होगी सही, और सबसे अंदर वाली क्या है, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों मिलकर एक एनवेलप बनाती हैं, सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये तो होगी मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पर, मेम्ब्रेन पर क्या क्या मिलता है, मेम्ब्रेन पर मिलते हैं हम लोगों को ये अंदर की ओर वाली स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन से बनता है क्या, मिजोसोम। और ये मिजोसोम क्या काम करता है, ये रेस्पिरेशन का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, रेस्पिरेशन का, माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है।
फिर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किसका? फोटोसिंथेसिस, प्लांट की तरह काम करता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, लेस डेवलप्ड होता है, मतलब डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका जो द्रव होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बाहरी मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं। देन इसमें कुछ लंबी लंबी संरचनाएं ट्यूब जैसी होती है जिसे बोलते हैं हम पिलाई बोलते हैं। और ये पिलाई किसमें हेल्पफुल होती है? ये कॉन्जुगेशन में सहायक होती है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास में आता है तो कॉन्जुगेशन करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। ये रहा प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड इसको रेजिस्टेंट पावर, प्रतिरोधकता प्रदान करता है। प्लाज्मिड क्या करता है? प्रतिरोधकता प्रदान करता है। प्लाज्मिड वेक्टर की तरह भी काम करता है। यदि ये प्लाज्मिड नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी शायद नहीं बन पाती। देन इसमें कौन से राइबोसोम मिलते हैं? 70S राइबोसोम मिलते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर ये 70S राइबोसोम मिलते हैं। ये एमआरएनए के साथ में जब अटैच्ड हो जाते हैं तो पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम और एमआरएनए मिलकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। इसमें एक फ्लैजिला स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक ये वाला, और ये वाला क्या है? बेसल बॉडी वाला पार्ट है। इस तरह से ये बैक्टीरिया है, एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इधर क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे? सेल एनवेलप, मिजोसोम, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई फिम्ब्रियाई, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में भी बताएंगे कि इसमें फूड जो स्टोर होता है उसे इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। चलिए, ये तो एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक के बारे में बोला है, यूकैरियोटिक के बारे में बोला है। प्रोकैरियोटिक इन्होंने बताया कि जीवाणु मुख्यतः जो बैक्टीरिया हम बोल रहे हैं वो आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। दंडाकार मतलब इस तरह से शेप होती है उनकी, दंडाकार। गोलाकार मतलब कोकस होते हैं। और विब्रियो मतलब इस तरह से कोमा शेप होते हैं, कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल, ये रहे स्पाइरल बैक्टीरिया जिसपे क्या होता है? ये फ्लैजिला लगे होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने दिया हुआ है कि प्रोकैरियोट में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी तरह से एक हमारे पास में है कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये लिखा हुआ है, उसे छोड़कर उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और सबसे छोटी क्या? स्मॉलेस्ट सेल है। इसका डीएनए बात करें यहां पर, अब इस चीज में ध्यान देना कि इसमें जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए जिसे जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं, इन्हें डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड से क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया में। और ये विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। आप कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु को बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु भी उपयोगी है, मतलब और भी काम करता है। कौन? प्लाज्मिड। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट में पाई जाती है जैसे ही है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोट के अंगक नहीं पाए जाते। ये बोल रहा है ओनली ऐसा सेल ऑर्गन जो दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है। प्रोकैरियोट की यह विशेषता है कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। जो कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मिजोसोम कहते हैं। यहां पर कोशिका झिल्ली क्या करती है? अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं मिजोसोम, और ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनते हैं। अब आवरण की बात करते हैं तो देखो हमने पढ़ा था क्या क्या होता है। जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है, बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न भिन्न होता है, यह तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक इकाई बनाती हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो तो है ही सही, लेकिन कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। यह अभिरंजन के आधार पर है। जीवाणु को जब अभिरंजित किया जाता है पर्टिकुलर डाई से, ग्राम स्ट्रैनिंग से,
जो कलर देते हैं वो कलरफुल बैक्टीरिया, और जो कलर नहीं देते हैं वो नेगेटिव बैक्टीरिया, जो देते हैं वो धनात्मक पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। देखिए इधर ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होती हैं। यदि यह ढीली होती है तो इसे हम अवपंक परत या स्लाइम लेयर बोलते हैं, और यदि ये मोटी होती है तो इसे कैप्सूल बोल दिया जाता है। ये कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, किसमें? बैक्टीरिया में, और सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती हैं, जो जीवाणुओं को फटने से भी क्या करते हैं? रोकते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली की प्रकृति वर्णनात्मक होती है, मतलब सेलेक्टिव होती है। यह कैसी होती हैं? यूकेरियोटिक की झिल्ली के जैसी ही होती हैं। यदि बात करें एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, जिसे मिजोसोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिजोसोम किसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है और एक संरचना बनाती है जिसे मिजोसोम कहते हैं, और ये किससे मिलकर बनती है? ये निम्न संरचनाओं से मिलकर बनती है। यह फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा कि मिजोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन व उसकी संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायता देता है। यह श्वसन और स्रावी प्रक्रिया व जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कौन? मिजोसोम। कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि नीलहरित जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे हम वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर, याद रखना ये क्रोमेटोफोर कहते हैं, और इसमें वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा अब जीवाणु कोशिका चलायमान है या अचलायमान, यह डिपेंड करता है उसमें कशाबिका पर। कशाबिका जीवाणुओं में कशाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जीवाणुओं में जो कशाबिका होती है वो 3 भागों में बटी होती हैं: तंतु, अंकुश और आधारीय भाग। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, जो मैं डायग्राम में बता चुका हूं। तंतु कशाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है फिलामेंट, और यह कोशिका सतह से बाहर की तरफ फैला होता है। जीवाणु में सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायता नहीं करती, यह किसी से चिपकने में सहायता करती हैं, विशेष प्रोटीन की बनी होती हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धाराओं में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में भी सहायता प्रदान करती है। क्या? यह फिम्ब्रियाई, जो झालर पाई जाती है चारों ओर। राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड जो भोजन स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, और ये इसमें कौन सी मिलती है? 50 और 30 उपिकाइयां मिलती हैं। ये मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक एमआरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ये एमआरएनए है, इस पर राइबोसोम इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं। इस संरचना को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। संदेशवाहक से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। याद रखना कौन कौन से होते हैं ये? फॉस्फेट कणिका, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस रसधानी स्पेशली किसमें मिलती है? नीलहरित बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एंड प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती हैं। क्या? गैस रसधानियां। यहां तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम यूकैरियोटिक सेल, कौन कौन सी प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।